घंटा पढ़ाते हैं तो 2 घंटा के पीछे हमारा 4-5 घंटे की मेहनत होता है, ठीक है। 5-6 घंटा मेहनत करते हैं तब जाकर सवाल फंसता है। अभी उस दिन आप लोग हमारे कोचिंग के उद्घाटन में गए थे ना, उधर उद्घाटन चल रहा था, उधर पेपर हुआ था, उस दिन पेपर था ELT का, और ELT में सीधा सीधा आपको लग रहा था, ऐसा लगा कि हमने एक दिन पहले क्लास लिया, वही सारा सवाल फंस रहा था सीधा सीधा। तो क्यों फंस रहा है? सवाल फंसने का एक तरीका फंसाने वाला चाहिए, ठीक है भाई। सवाल फंसेगा, सवाल फंसाने वाला चाहिए, ऐसे नहीं कि हवा में पढ़ना है। तो इसलिए ध्यान से सारी बातों को सुनिए और हर बात कोशिश रहेगा लिखते हुए चलिए, हर बात लिखिएगा, ठीक है भाई, कोशिश रहेगा। अब हम पहले अभी तक हमने बहुत तेजी से सारी चीजों को पढ़ाया है, अब हम बहुत आराम से पढ़ाएंगे इसमें, जिससे आप एक एक बातें लिख लें। ऐसा ना रहे कि आप जो है बीच बीच में छोड़ दें कि यही बात हम बाद में लिखें, बाद में ना लिखाई, तुरंत लिखाई और वही दिन रिवीजन हुई, तब सिलेक्शन हुई। बात समझ में आया? तो चलिए तो शुरू करते हैं भाई, ध्यान से सुनिएगा। सवाल आपके पेपर में आएगा कि चंबल नदी, क्या पूछेगा भाई? हल लिखिएगा, चंबल नदी किन राज्यों से होकर गुजरता है? अब पूछा जाएगा कि चंबल नदी किन राज्यों से होकर गुजरता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि चंबल नदी किन राज्यों से होकर गुजरता है, तो क्या बताइएगा भाई? किन राज्यों से होकर गुजरता है, होकर गुजरता है, तो बता देना है हाँ यूपी एमपी राजस्थान। बात समझ में आ गई? उत्तर प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश, यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान। हाँ, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अरे भाई वही यूपी एमपी राजस्थान, समझ में आ गया भाई? तो यही तो भाई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहीं से क्या निकलता है? तो चंबल नदी यहीं से निकलता है, यूपी एमपी और राजस्थान से होकर गुजरता है क्या? तो चंबल नदी। समझ में आ गया भाई? तो पूछा जाएगा चंबल नदी कहां से गुजरता, क्या बताइएगा भाई? यूपी एमपी और हाँ राजस्थान से गुजरता। बात समझ में आ गया? तो ये वाला सवाल आपके पेपर में बिल्कुल आने वाला है। तो ऐसे ही आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि चंबल नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है। हम बहुत आराम से सारे सवालों को बोलेंगे, आप जो है एक एक बात लिखते चलिएगा। आज लिखिए, आज ही क्या करना है? रिवीजन करना है, ठीक है भाई? तो आप पूछा जाएगा चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर गुजरती है क्या? चंबल नदी। बात समझ में आ गया भाई? क्लियर हो गया? चलिए फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताइएगा अलीगढ़ का पुराना क्या नाम था। हाँ, अलीगढ़ का पुराना नाम पूछा जाएगा, क्या बताएगा? तो अलीगढ़ का पुराना नाम पूछा जाएगा, अलीगढ़ का पुराना नाम अगर पूछा जाए, कोइल बताए। क्या लिखना है? कोइल, याद रखना है, कोइल। हाँ, अलीगढ़ का याद रख, यही तो है भाई, अरे अलीगढ़ का ही तो, हाँ कोइल ही तो है भाई। अलीगढ़ का पुराना नाम पूछा जाए, क्या हो जाएगा? कोइल हो जाएगा। बात समझ में आया? तो जो बताएं उसको पढ़िए और ध्यान से सुनिएगा, सवाल बाहर नहीं जाएगा। अलीगढ़ का पुराना नाम क्या हो जाएगा भाई? कोइल हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि बुंदेलखंड का पुराना क्या नाम था। हाँ, बुंदेलखंड का पुराना नाम पूछा जाएगा, तो क्या बताइएगा भाई? हाँ, बुंदेलखंड का पुराना नाम जोजाक भुक्ति क्या हो जाएगा भाई? जोजाक भुक्ति हो जाएगा। हाँ, तो बुंदेलखंड का पुराना नाम क्या है? तो जोजाक भुक्ति क्या हो जाएगा भाई? जोजाक भुक्ति बुंदेलखंड का पुराना नाम है। लिखते हुए बढ़िएगा, आराम से एक एक सवाल पर चर्चा करेंगे, ठीक है? तो बुंदेलखंड का पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि बदायूं का पुराना नाम क्या था। बदायूं का पुराना नाम अगर पूछा जाए तो बताइएगा हाँ बुद्धमऊ। क्या नाम है भाई? बुद्धमऊ, याद रखिएगा। बदायूं का पुराना नाम पूछा जाए तो बुद्धमऊ बताना। क्या बताइएगा? बुद्धमऊ बताइएगा। बदायूं का पुराना नाम क्या हो जाएगा? बुद्धमऊ हो जाएगा। बात समझ में आया भाई? तो बदायूं का पूछा जाए, हाँ बुद्धमऊ हो जाएगा। बात क्लियर हुआ? अच्छा, और भी याद करते हैं सवाल, और पूछा यह जाएगा कि बताइए हाँ सिद्धार्थनगर किस जिले से कटकर बना है। तो याद रहे, बस्ती से। किससे कटकर बना भाई? सिद्धार्थनगर किससे कटकर बना है? बस्ती से कटकर बना है। तो अभी हमने बताया चंबल नदी। हाँ, तो चंबल का पुराना नाम क्या था अगर पूछा जाए तो चंबल का पुराना नाम क्या था? तो चमरनवती। क्या? चमरनवती नाम था। हाँ, तो याद रखिएगा, चमरनवती अगर पूछा जाए तो चमरनवती, ये क्या है? ये हाँ चमरनवती, हाँ चमरनवती, ऐसे करके याद रखिएगा। यही क्या था भाई? यही चंबल का पुराना नाम है। चंबल का पुराना नाम, हाँ, तो पुराना नाम अगर पूछा जाए तो चमरनवती बताइएगा। चमरनवती जो है चंबल का क्या है? पुराना नाम है भाई। ऐसे ही सवाल पूछा जाएगा, चमरनवती जो है ये चंबल का क्या है? पुराना नाम है। तो चंबल जो है नदी किन राज्यों से है? तो यूपी एमपी और बिहार से। कोशिश हमारा ये रहेगा कि एक एक सवाल अब आपको याद करवाते चले, रटवाते चले। इससे ये हो जाएगा, देखिए कुछ चीजें लोग कहते हैं कि रटनतम, हाँ घटनतम, रटने से घट जाता है, लेकिन ये तरीका गलत है। यही आपको याद रखना भाई, यही याद रखना। अब जो है हाँ कुछ ऐसा तरीका है, भीड़ जिधर चल रहा उधर नहीं चलना है, भीड़ से अलग चलना है और अपने क्या जहां से खड़ा होना लोग आपका अनुसरण करें। तो ऐसा कैसे हो पाएगा?
अब ध्यान से सुनिएगा, आपको अगर कोई भी, देखिए ध्यान सुनिएगा, अभी जो है हमने कहा कि सिलेक्शन का नया तरीका क्या है। हर व्यक्ति को सिलेक्शन का तरीका नहीं पता है, तो सिलेक्शन का तरीका यह है कि अगर आपको देना है होमगार्ड, तो होमगार्ड के लिए करना क्या पड़ेगा, होमगार्ड बनना है तो उसके लिए जितने सवाल अब तक बन चुके हैं उन सारे सवाल को क्या करना है, घोल कर पी जाना। और कैसे, हाँ, आपको पूरी बातें नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं। सवाल पूछा गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया, अब याद रखिए कि गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहां दिया है, तो सारनाथ में दिया। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया, सारनाथ। अब ये पूछा जाए आपसे क्यों दिया, तक काहे बताएं क्यों दिया, हम ये बात ना बताई, हम ये बताए गौतम बुद्ध ने उपदेश कहां दिया, सारनाथ, क्योंकि यही तो सवाल पेपर में आएगा। हाँ, इसके बाद होमगार्ड बनने के बाद कोई आपसे पूछेगा क्या कि भैया बताइए होमगार्ड आप हैं तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया, नहीं। आपसे यह पूछा जाएगा बैंक की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है कि नहीं, आप कहेंगे हाँ है, ठीक है भाई। आप चौराहे पर खड़े रहेंगे, आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है भाई, तो आपको जो है जहां ड्यूटी लगाई जी वो पूछा जाएगा। आपसे कोई सवाल आके नहीं पूछेगा कि सर बताइएगा अलीगढ़ का पुराना नाम क्या था। अरे भाई नौकरी लग गया, अब पुराना नाम नया नाम आप जानिए, हमको सुरक्षा व्यवस्था देखना है, हमको पुलिस की सहायता करना, हमें यह पता है। बात समझ में आया? तो टारगेट हमारा वैज्ञानिक नहीं बनना है, बस हमें इस बार परीक्षा क्वालिफाई करना है। तो अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह क्या था भाई, हाँ, अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह आर्यभट्ट। अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह क्या था, तो याद रखना है अंतरिक्ष में, हाँ, अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह पूछा जाए तो क्या बताइएगा भाई, आर्यभट्ट बताइएगा। ये 1975 कब भेजा गया था, आर्यभट्ट को कब छोड़ा गया, 1975 में छोड़ा गया था। याद रखिएगा अंतरिक्ष में, हाँ, पूछा जाएगा कि अंतरिक्ष में छोड़ा जाने वाला पहला या भेजा जाने वाला पहला उपग्रह क्या है, आर्यभट्ट है। बात समझ में आ गया? तो ये आर्यभट्ट कौन थे, यह आर्यभट्ट कौन थे भाई, एक जो है, हाँ, पूछा जाए आर्यभट्ट कौन थे, तो इनके द्वारा जो है खगोल में इनके द्वारा जो है बड़ा प्रयोग किया गया। यह गणितज्ञ भी थे, खगोलज्ञ भी थे, और इनके द्वारा सोचिएगा कि 23 वर्ष की अवस्था में इनके द्वारा एक किताब लिखा गया, नाम है आर्यभट्टियम। क्या नाम है भाई, 23 वर्ष की अवस्था में आर्यभट्टियम लिख दिया, किसने, आर्यभट्ट ने लिखा। तो पूछा जाएगा आर्यभट्टियम किसने लिखा था, तो आर्यभट्टियम पुस्तक का नाम है आर्यभट्टियम। अगर पूछा जाए तो आर्यभट्टियम किसने लिखा, तो बता दीजिएगा। आर्यभट्टियम की रचना आर्यभट्ट ने किया। कई वर्ष में, 23 साल में, जो तो 23 साल में इनके द्वारा आर्यभट्टियम की रचना कर दिया गया। आज भी हम लोग जो है यहां पर इनके किए गए जो खोज हैं उनको जानते हैं। तो 23 साल में जब ये आर्यभट्टियम लिख सकते हैं, आप तो को खाली होमगार्ड बनना भाई। तो होमगार्ड बनने के लिए क्या, आपको बस इनका जितना इन्होंने परिश्रम किया उसका मात्र 1% परिश्रम करके होमगार्ड आप बन सकते हैं। तो जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाई जाती है, नहीं, याद रखना, परतदार। जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाई जाती है, तो परतदार बताइएगा। हाँ, जीवाश्म अगर पूछा जाए जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाई जाती है, तो याद रखना है जीवाश्म किस प्रकार के, हाँ, सेल में पाई जाती है। जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाई जाती है, तो क्या बताइएगा, तो याद रखना है जीवाश्म पाई जाती है परतदार, किसमें, परतदार सेल में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है भाई, परतदार सेल में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, परतदार। हाँ, बोलते हुए लिखिएगा, लिखिए और बोलिए साथ साथ, तो आपका सारी समस्याएं खत्म हो जाएगा। तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे ज्यादा क्या भाई, नाइट्रोजन। तो याद रखिएगा पूछा जाएगा वायुमंडल में सर्वाधिक गैस, हाँ, तो वायुमंडल में पाए जाने वाली सबसे ज्यादा गैस, पाई जाने वाली, अगर पूछा जाए वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक गैस कौन सा है, तो क्या बताइएगा भाई, सर्वाधिक गैस अगर पूछा जाए तो बताइएगा नाइट्रोजन। क्या बताना है, नाइट्रोजन बताना। 78%, कै परसेंट, 78%, कै परसेंट, 78% क्या है भाई, नाइट्रोजन है। आपसे पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन 78% है तो ऑक्सीजन कै परसेंट, 21। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन कै परसेंट, तो याद रखना है वायुमंडल में ऑक्सीजन 21%। हाँ, वायुमंडल में अगर पूछा जाए वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना परसेंट, तो याद रखना ऑक्सीजन 21%। कितना भाई, वायुमंडल में ऑक्सीजन कै परसेंट, 21%। बोल बोल के लिखिएगा, सवाल एक भी छूटेगा नहीं। और टॉप करना, क्या टॉप करना इस बार, तो याद रखिएगा वायुमंडल में ऑक्सीजन कै परसेंट, 21% है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर का क्या नाम है, तो पूछा जाएगा जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन है भाई, तो याद रखना है जैन धर्म के, हाँ, जैन धर्म के
23वें तीर्थकर का नाम याद रखना है। 23वें कौन है? पार्श्वनाथ हैं। हाँ, पार्श्वनाथ ये 23वें हैं। पहले तो ऋषभ देव थे। पहले कौन थे भाई? ऋषभ देव थे। पहले क्या नाम था? ऋषभ देव। पहला क्या नाम था? ऋषभ देव नाम था। समझ में आया? तो पहले ऋषभ देव थे और 23वें क्या थे भाई? पार्श्वनाथ 23वें हैं। समझ में आया? 23वें क्या है? पार्श्वनाथ। और 24वें महावीर स्वामी। 24वें कौन है? महावीर स्वामी। हाँ, तो बोल बोल के लिखा करिए भाई, इससे बातें बहुत ही क्लियर हो जाएंगी। हाँ, तो 24वें कौन है भाई? महावीर स्वामी। वास्तविक पूछा जाए क्या बताइएगा? वास्तविक भी महावीर स्वामी है। समझ में आया? तो चंबल नदी किन राज्यों से गुजरती है? हाँ, यूपी, एमपी, राजस्थान। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से कौन नदी? चंबल नदी निकलती है। वैसे चंबल का पुराना नाम क्या है? चमरनमती है। ठीक है भाई, तो इसको भी याद रखना है, चंबल का पुराना नाम। ठीक है भाई। तो वायुमंडल में पाए जाने वाली सबसे ज्यादा गैस क्या है भाई? नाइट्रोजन। कै परसेंट? 78 पर। कितना भाई? 78% क्या है? तो नाइट्रोजन है। हाँ, नाइट्रोजन कितना? 78% है। क्या एक सवाल बता दूं जो पेपर में फंस जाए, पहले से वायरल है क्या? तो बता दीजिए गुरुजी। तो पूछा जाएगा कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? लिख लीजिए, अगर ना फंसा तो बताइएगा कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। ऑप्शन दे दें क्या? तो गंगा नदी, महानदी, कावेरी नदी और नर्मदा नदी। नर्मदा। तो याद रखिएगा, पूछा जाएगा बिल्कुल करेक्ट, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती पूछा जाएगा तो लिख लीजिएगा क्या हो जाएगा भाई? नर्मदा नदी। नर्मदा और ताप्ती। हाँ, तो याद रखना है अगर पूछा जाए। हाँ, नर्मदा और ताप्ती नदियां क्या नहीं बनाती? ताप्ती नदियां हाँ डेल्टा नहीं बनाती। तो हाँ बिल्कुल करेक्ट, डेल्टा नहीं बनाती। याद रखना है, बल्कि क्या बनाती हैं? एक्सुरी बनाती हैं। बल्कि क्या बनाती हैं? हाँ, एक्सुरी बनाते हैं। तो एक्सुरी बनाती हैं। लिख लीजिए और रट लीजिएगा, सवाल पेपर में फंस जाएगा भाई, पेपर में आ जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं भाई, पेपर में आ जाएगा। ऐसे ही सवाल बताया जाएगा जो आपके पेपर में 100% आने वाला वही बताया जाएगा। इधर उधर की बात नहीं करना भाई। चलिए, तो जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाया जाता है? तो परतदार। क्या बताइए भाई? परतदार में। हाँ, वायुमंडल में ऑक्सीजन कै परसेंट? ऑक्सीजन 21%। कितना भाई? ऑक्सीजन कै परसेंट? 21% है। बात समझ में आया भाई? तो अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह क्या है? आर्यभट्ट। कब भेजा गया? 1975 में भेजा गया। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहां दिया भाई? सारनाथ में दिया था। अब बदायूं का पुराना नाम क्या है? बुद्धमऊ है। बुद्धमऊ याद रखिएगा। और बुंदेलखंड का पुराना नाम क्या है? जोजाक भुक्ति। याद रखिएगा। अलीगढ़ का पुराना नाम क्या भाई? कोइल अलीगढ़ का पुराना नाम है। और आर्यभट्ट ने लिखा आर्यभट्टियम। तो आर्यभट्टियम किसने लिखा है? आर्यभट्ट ने क्या लिखा है? तो आर्यभट्टियम लिखा है। पूछेगा कि गोभी, हाँ गोभी, कालाहारी, अटाकामा क्या है? मरुस्थल है भाई। याद रखिएगा, पूछा जाएगा गोभी क्या है तो बताए गोभी मरुस्थल है। क्या है? गोभी मरुस्थल है। पूछा जाएगा अटाकामा क्या है तो अटाकामा भी मरुस्थल है। आपसे पूछा जाएगा कि हाँ कालाहारी क्या भाई? कालाहारी भी मरुस्थल है। तो ध्यान रहे, हाँ ऐसा फंसना नहीं है भाई। याद रहे, गोभी मरुस्थल, अटाकामा और कालाहारी। गोभी मरुस्थल कहां पाया जाता है? मंगोलिया के अंदर है। गोभी मरुस्थल कहां पाया जाता है? मंगोलिया में। अटाकामा चिली देश में। तो याद रखिए चिली में पाया जाता है। कालाहारी अफ्रीका। वाह भाई वाह, हाँ ये अफ्रीका के अंदर। तो ये तीनों मरुस्थल हैं। देखिए गोभी सब्जी ना बता दीजिएगा। हाँ भटकना नहीं है भाई, भटकना नहीं है। समझ में आ गया? एक सवाल पेपर में पूछा था। क्या पूछा था भाई? ब्लैक पैगोडा कहां है? तो हाँ, एक जो है स्टूडेंट पढ़ रही थी, उसने कहा गुरुजी ये ब्रेड पकौड़ा भी पूछता है क्या? ये ब्रेड पकौड़ा वाला सवाल आया था। वो ब्रेड पकौड़ा नहीं था, वो ब्लैक पैगोडा था। क्या था भाई? ब्लैक पैगोडा था। तो ध्यान से आपको भी याद रखना है, ब्लैक पैगोडा पूछे तो ब्लैक पैगोडा अगर पूछ ले, हाँ तो ब्लैक पैगोडा अगर पूछा जाए तो याद रखना है ब्लैक पैगोडा जो है ये कहां भाई? उड़ीसा के अंदर। कहां स्थित है? ये उड़ीसा में है। हाँ उड़ीसा के अंदर है। यही तो कोणार्क। क्या? कोणार्क बताइएगा भाई, कोणार्क बताइएगा। ये उड़ीसा के अंदर ही है ब्लैक पैगोडा, उड़ीसा के अंदर है। देखिए ब्रेड पकौड़ा नहीं बताना भाई, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ब्लैक पैगोडा पूछा जाए कहां है? उड़ीसा में। यही तो क्या भाई? कोणार्क वाला सूर्य मंदिर है। समझ में आया? तो पूछा जाएगा कि ज्वार और भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण पूछा जाए तो ध्यान से बताइएगा कि ज्वार भाटा के उत्पत्ति का कारण पूछा जाएगा। उत्पत्ति का कारण तो याद से, हाँ ये चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। किसका भाई? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। क्या बताइएगा भाई? चंद्रमा का
गुरुत्वाकर्षण बताइएगा। समझ में आया भाई? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से ही क्या होता है? ज्वार और भाटा आता। क्या आता भाई? ज्वार और भाटा आता है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से क्या आता भाई? ज्वार और भाटा आता। किससे? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से आता है। समझ में आ गया भाई? क्लियर हो गया? तो नर्मदा और ताप्ती नदियां क्या नहीं बनाती? डेल्टा। तो क्या बनाती हैं? एक्चुरी बनाती है। क्या बनाती है भाई? एक्चुरी बनाती हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन है? पार्श्वनाथ हैं। तो पहले कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के पहले कौन थे? ऋषभदेव। क्या नाम था भाई? ऋषभदेव। हमारे साथ बोलिए, रिपीट करते रहिए, रटवा दिया जाएगा। एक एक सवाल आपको रटवाया जाएगा इस बार, ठीक है भाई? तो 100% क्या सिलेक्शन ही हो जाएगा। खाली हमारे साथ दोहराते रहिए, बार बार जो हम बोल रहे हैं उसको लिखिए और दोहराइए। आप देखिएगा सवाल पेपर में ना फंसा तो बताइएगा। तो पूछा जाएगा, कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपना दिशा बदलती है? कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा बदलती है? कौन सी हवा, कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा बदलती है? वर्ष में 2 बार क्या करती है भाई? 2 बार अपनी दिशा बदलती है। अपनी दिशा बदलती है। तो याद रखना है, बदलती है पूछा जाएगा तो याद से बताइएगा कि कौन सी हवा वर्ष में अपनी दिशा 2 बार बदलती है। तो मानसूनी हवा। क्या नाम है भाई? मानसूनी हवा। याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कौन सी हवा हो जाएगा? मानसूनी हवा बताइएगा। मानसूनी हवा बता दीजिएगा कि यही जो है एक साल में 2 बार क्या उल्टा, एक बार उल्टा सीधा, सीधा मतलब उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उल्टा। समझ में आ गया भाई? तो ये जो है अपनी दिशा बदलने के लिए जानी जाती है। वैसे कौन सी नदी है जो अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? कोसी नदी। तो पूछा जाएगा कि अपना मार्ग सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी क्या भाई? तो अपना मार्ग बदलने वाली नदी पूछा जाएगा। तो अपना मार्ग अगर पूछा जाए कि बदलने वाली नदी क्या है, तो बदलने वाली नदी अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा, क्या नाम है भाई? कोसी नदी। याद रखिएगा। बिहार का शोक क्या? कोसी नदी। बिहार का शोक है भाई, क्या है? कोसी नदी। अगर पूछा जाए तो बिहार का शोक क्या बताइएगा? बिहार का शोक हो जाएगा कोसी नदी। याद है भाई? कोसी नदी। बिहार का शोक क्या हो जाएगा? कोसी नदी हो जाएगा बिहार का शोक। बात क्लियर हुआ भाई? क्लियर हो गई इतनी बातें? तो याद रखिएगा, सवाल ऐसे ही तो पेपर में आएगा। ये जो है मानसूनी हवा जो है ये अपना मार्ग साल में 2 बार बदल देती है। क्या करती है भाई? साल में 2 बार अपना मार्ग ही बदल देती है। मानसूनी पवने ऑप्शन में रहेगा। अब आपको 2 बातें बताएं। पहला तो यह कि मानसून की खोज किसने किया? हिप्पालस ने। तो पूछा जाएगा मानसून की खोज, मानसून की खोज पूछा जाए तो बताइएगा किसने किया? हिप्पालस के द्वारा। किसने किया भाई? हिप्पालस ने किया है। मानसून की खोज पूछा जाए कौन किया भाई? हिप्पालस ने किया है। किसने किया है? हिप्पालस। हिप्पालस। क्या नाम है भाई? हिप्पालस नाम है। क्या नाम है? हिप्पालस। तो कहेंगे गुरुजी इतनी बार रिपीट कर रहे हैं। तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका सवाल इस बार क्या छूटने ना पाए, इस बार आपको धोखा ना मिले। तो याद रखिएगा भाई, धोखा नहीं मिलेगा। तो जिसको मिला है धोखा उसके पास है इस बार होमगार्ड बनने का मौका। तो ये जो है मौका हक छोड़ना नहीं है भाई, याद रखिएगा। तो पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि निकोलो कांटी किसके दरबार में आया था? निकोलो कांटी याद रहे ये इतालवी नागरिक था और किसके दरबार में आया था? तो याद रहे यह देवराय के दरबार में आया था। देवराय प्रथम के दरबार में आया था। लिख लीजिए निकोलो कांटी। पूछा जाएगा कि निकोलो कांटी, ये पूछा जाएगा कि इतालवी नागरिक क्या? इतालवी नागरिक अगर पूछा जाए, इतालवी नागरिक निकोलो कांटी किसके दरबार में आया था? इतालवी नागरिक, नागरिक अगर पूछा जाए, इतालवी नागरिक निकोलो कांटी किसके दरबार में आया था? किसके दरबार में आया था? दरबार में आया था। तो याद से बताइएगा देवराय प्रथम। किसके दरबार में आया था भाई? देवराय प्रथम के दरबार में आया था। देवराय प्रथम। क्या ये सवाल पुलिस में आया था? आया था भाई, यही सवाल तो आया था। तो निकोलो कांटी 1402 से 1422 के बीच में देवराय प्रथम के दरबार में। किसके दरबार में भाई? देवराय प्रथम के दरबार में आया था। 1402 से 1422 के बीच में इतालवी नागरिक, क्या नाम है? निकोलो कांटी। क्या नाम है भाई? निकोलो कांटी। पूछेगा किसके दरबार में? देवराय प्रथम के दरबार में आया था। बात समझ में आ गया भाई? चलिए, तो कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपना दिशा बदल लेती है? मानसूनी हवा 2 बार अपना दिशा बदलती है। अपना मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी। क्या नाम है भाई? कोसी नदी। किसका शोक?
बिहार का शोक। कौन सी नदी? कोसी नदी बिहार का शोक है भाई। समझ में आया? तो मानसून की खोज हिप्पालस, क्या नाम है? हिप्पालस नाम है। मानसून की खोज किसने किया? तो हिप्पालस के द्वारा किया। किसके द्वारा भाई? हिप्पालस के द्वारा किया गया। तो बताइएगा कि स्वतंत्रता के बाद भारत को एक करने का श्रेय किसके पास है भाई? स्वतंत्रता के बाद भारत को एक करने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो याद रखना भाई, स्वतंत्रता के बाद भारत को एक करने का श्रेय, भारत को एक करने का श्रेय, एक करने का श्रेय किसे दिया जाता है? श्रेय बिल्कुल करेक्ट, किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है? तो घबराइए नहीं, उत्तर बताना सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम बताइएगा। अरे जिनके नाम से, जिनकी प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई, स्टैचू ऑफ यूनिटी, कहां बनाई गई भाई? गुजरात के अंदर बनाई गई स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो गोभी मरुस्थल मंगोलिया में है। हाँ, अटाकामा कहां? चिली में है। और कालाहारी मरुस्थल कहां है? अफ्रीका के अंदर है। बात समझ में आ भी? तो ब्लैक पैगोडा क्या है? तो उड़ीसा का कोणार्क मंदिर है। क्या भाई? उड़ीसा का कोणार्क मंदिर है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। किसका भाई? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। तो इतालवी नागरिक निकोलो कांटी किसके दरबार में? देवराय प्रथम के दरबार में। तो तेजी से लिखते हुए चलना है, एक भी सवाल छोड़ना नहीं किसी कीमत पे। तो हर्षवर्धन की राजधानी कहां थी? कन्नौज। हाँ, हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज। तो याद रखना भाई, हर्षवर्धन की राजधानी अगर पूछा जाए तो बताइएगा। हाँ, कन्नौज। कहां थी भाई? कन्नौज। तो पूछा जाएगा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां किया था भाई? तो याद रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट। तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी जो है थानेश्वर से कहां किया? तो थानेश्वर से कन्नौज किया था। कहां किया था भाई? कन्नौज किया था। तो याद रखना है, थानेश्वर से कहां किया? कन्नौज स्थानांतरित किया था। किसने? हर्षवर्धन ने किया था। किसने किया था भाई? हर्षवर्धन ने किया था। तो याद रखिएगा, हर्षवर्धन के ही शासनकाल में ह्वेनसांग। तो पूछेगा चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके दरबार में? बिल्कुल करेक्ट, चीनी यात्री अगर पूछा जाए ह्वेनसांग किसके दरबार में आया? तो किसके दरबार में आया अगर पूछा जाए तो बताइएगा किसके दरबार में? हर्षवर्धन के ही दरबार में आया था चीनी यात्री। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में। और फाहियान किसके दरबार में? बिल्कुल करेक्ट, चीनी यात्री अगर पूछा जाए फाहियान किसके दरबार में, तो बताना है किसके दरबार में आया। तो याद रखिएगा, ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। किसके दरबार में आया था भाई? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। बात समझ में आया? तो याद रहे, आपको कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, केवल लिखिए, रिपीट करिए और समस्या खत्म। चलिए, तो चरकुला नृत्य कहां का है? चरकुला नृत्य, अरे भैया, अरे उत्तर प्रदेश का है। चरकुला तो ब्रज क्षेत्र का है। तो पूछा जाएगा कि चरकुला नृत्य कहां का है? तो उत्तर प्रदेश ब्रज क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में ब्रज क्षेत्र का है। उत्तर प्रदेश में कौन सा क्षेत्र भाई? ब्रज क्षेत्र का है। अरे हम बताए भाई, महिलाएं अपने सर पर 108 दीपक जला के रखती हैं, तब जाकर ये नृत्य होता है। बात समझ में आया? तो रथ का पहिया, रथ के पहिए के ऊपर एक घड़ा रखा जाएगा और घड़े के बाद फिर रथ के किनारे किनारे 108 दीपक जलाए जाएंगे, फिर उसको उठा के सर पे रखा जाएगा, तब ये वाला नाच होगा। और ये नृत्य बड़ा कठिन है। सोचिए, रथ का पहिया सर पे रखना है और उसके बीच में मटकी रहेगा, किनारे किनारे 108 दीपक रहेगा और वो बुझना भी नहीं चाहिए, गिरना भी नहीं चाहिए। समझ में आया? तो कितना कठिन नृत्य है, ये बात आपके समझ में आ गया। बात अगर समझ में आए तो बता दें एक बात कि भारत के क्षेत्रफल में, भारत की आबादी में उत्तर प्रदेश कै परसेंट है? तो पूछा जाए उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत का कितना परसेंट है? भारत का कितना परसेंट है? नहीं भाई, भारत का कै परसेंट? नहीं, भारत की आबादी का उत्तर प्रदेश 16.4%। लिखिए भाई। तो भारत की आबादी का उत्तर प्रदेश, भारत की आबादी का उत्तर प्रदेश कितना परसेंट, यूपी कितना प्रतिशत है? तो क्या बताइएगा, यूपी कितना परसेंट है? 16.4%। कितना भाई? 16.4% है। समझ में आया? अगर वहां नहीं दिख रहा तो आगे आ जाइए, यहाँ अगर पीछे नहीं दिख रहा तो आगे बैठ जाइए, यहाँ ठीक भाई। तो 16 कुर्सी लाके यहां लगा लीजिएगा, 16.4% हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए, वह कौन सा क्रिकेटर था जिसकी मृत्यु बांग्लादेश के स्टेडियम में हो गई थी? बाल लगा और क्या हो गया भाई? सर फट गया और फिर उसकी मृत्यु वहीं पर हो गई थी। तो याद रखिएगा, क्या नाम है भाई? रमन लांबा। क्या नाम है भाई? रमन लांबा। तो बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हो गई थी? तो नाम याद रखना है, रमन लांबा। क्या नाम है भाई? रमन लांबा। तो याद रखना है, पूछेगा
याद रखिएगा रमन लांबा। हाँ, रमन लांबा याद रखिएगा कि बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस भारतीय क्रिकेटर की मौत हो गई थी? तो रमन लांबा। हाँ, बांग्लादेश क्रिकेट मैदान, बांग्लादेश, हाँ, क्रिकेट मैदान में, हाँ, मैदान पर किस भारतीय क्रिकेटर की मौत हो गई थी? किस भारतीय क्रिकेटर की मौत हो गई थी? क्रिकेटर की क्या हो गई थी भाई? मौत हो गई थी। तो क्या नाम है? रमन लांबा। क्या नाम बताना भाई? रमन लांबा। क्या बताइएगा? रमन लांबा बताइएगा। समझ में आ गया भाई? तो सवाल कैसे पूछेगा कि बांग्लादेश क्रिकेट मैदान पर किस भारतीय क्रिकेटर की क्या हो गई थी मौत? गेंद लगने से, गेंद ऐसा लगा कि सर फट गया और फिर क्या हो गया भाई? मौत हो गई। एक सवाल और बता दें क्या, जो पेपर में फंस जाए, सीधा फंस जाएगा, तो कहिए भाई गुरुजी बता दीजिए। तो लिख लीजिएगा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत पूछा जाएगा। तो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन है, कौन नहीं है, हम आपको 4-5 बातें बताएंगे, उसी में से सवाल फंसेगा। तो लिखिएगा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। हाँ, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत सौर ऊर्जा। क्या लिखना भाई? नंबर 1 लिखिए सौर ऊर्जा। ये क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं सौर ऊर्जा। फिर लिखिए पवन ऊर्जा। ये पुलिस में आया था क्या? हाँ, आया तो था। तो सौर ऊर्जा लिखिए, पवन ऊर्जा लिख लीजिएगा, भूतापीय ऊर्जा लिखिएगा, बायोमास ऊर्जा लिखिएगा, भूतापीय ऊर्जा लिखिएगा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, ये सब लिखिएगा। हाँ, बायोमास ऊर्जा लिख लीजिएगा। और भी बता दें क्या, कितने से काम चल जाएगा? तो लिख ले महासागरीय ऊर्जा भी लिख लीजिए, महासागरीय ऊर्जा लिखिएगा, ज्वार शक्ति ऊर्जा लिखिएगा, महासागरीय ज्वार शक्ति ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, ज्वार शक्ति ऊर्जा, ज्वार शक्ति ऊर्जा, ज्वार शक्ति ऊर्जा, ये सब याद रखिएगा भाई। हाँ, ये सब क्या भाई? गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। क्लियर हो गया? पूछेगा कौन है कौन नहीं है, याद रहे। हाँ, 6 हुआ क्या? 1 2 3, एक लिख लीजिए जैव ईंधन, एक जैव ईंधन भी लिखिएगा, जैव ईंधन। तो इसमें से जो रहेगा वही आपका करेक्ट रहेगा भाई। ये सभी क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। गैर परंपरागत क्या है भाई? हाँ, ऊर्जा के स्रोत हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं। तो याद रखना है कि गुरुजी कैसे कह रहे हैं फंस जाएगा, कैसे बता दे रहे हैं, क्योंकि 2 बार तो ऐसा ही हुआ कि गुरुजी ने अभी कल कहा लेखपाल और शाम को लेखपाल का नोटिफिकेशन आया। गुरुजी ने कहा पेट पर चर्चा किया और शाम को पेट का रिजल्ट आया। ये गुरुजी 2 बार से तो जान गए हैं, हालांकि इसके पहले भी पता है गुरुजी को, इसलिए बता रहे हैं कि याद रहे ऐसे ही सवाल पेपर में आएंगे। इस बार ऐसे ही सवाल आएंगे, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन है कौन नहीं है। तो याद रखिएगा, यही इसमें से रट लीजिएगा। इसको रट के याद रखना, भले आपके समझ में नहीं आ रहा, आपके समझ में ना आए कोई दिक्कत नहीं है, आपको सीधा क्या करना, दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है भाई? जब गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत आएगा तो ऐसे बता दीजिएगा कि हाँ सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा बता दीजिएगा, भूतापीय ऊर्जा बताइएगा, हाँ आपको बायोमास बता देना है, महासागरीय ऊर्जा बता देना है, ज्वार शक्ति ऊर्जा बता देना है, जैव ईंधन बता देना है। ये सब सीधा रट लीजिएगा। 7 बातें बताया है, इसी में से आपको 3 बातें ऑप्शन में रहेगा, एक नहीं रहेगा। कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। और यह सवाल अगर आ गया 90% बच्चों को हवा ही नहीं लगेगा, बात समझ में आ गई, चक्कर आ जाएगा, लगेगा ये परंपरागत कौन ऊर्जा आ गया भाई, तो फंस जाएंगे। इसलिए रट लीजिएगा सीधा। बात क्लियर हो गया भाई? चलिए, तो चरकुला नृत्य कहां का? उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का है। चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके दरबार? हा से ह्वेनसांग, हा से हर्षवर्धन, हाँ हा से ह्वेनसांग, हा से हर्षवर्धन। हर्षवर्धन वर्धन वंश का राजा था। किस वंश का राजा था ये? वर्धन वंश का राजा था। समझ में? किस वंश का? वर्धन वंश का राजा था। क्या? हर्षवर्धन नाम है। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। और हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहां कर दिया था भाई? थानेश्वर से कहां किया था? कन्नौज कर दिया था। हर्षवर्धन की राजधानी कहां थी? कन्नौज। याद रखिएगा, कन्नौज पूछा जाएगा तो कन्नौज में याद रखिएगा इत्र वाला पार्क कहां है? इत्र पार्क अगर पूछा जाए तो बताइएगा कन्नौज। क्या बताइएगा? कन्नौज बता दीजिएगा। तो यही खाली याद रखना है क्या? नहीं, याद रखना कन्नौज का पुराना नाम भी याद रखना है। तो कन्नौज का, हाँ कन्नौज का अगर पुराना नाम पूछा जाए तो कान्यकुब्ज बताना। क्या बताना भाई? कान्यकुब्ज बता देना है। कन्नौज का क्या हो जाएगा भाई? कान्यकुब्ज बता देना है। बात समझ में आ गया भाई? इसी को पूर्व का ग्रास कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं भाई? पूर्व का ग्रास अगर पूछा जाए
तो बताइएगा पूर्व का ग्रास क्या है? कन्नौज को कहा जाता है, पूर्व का ग्रास कहा जाता है। लेकिन अगर पूर्व का सिराज पूछे तो ना बताइएगा, तो पूर्व का सिराज जौनपुर को कहा जाता है। पूर्व का सिराज अगर पूछा जाए तो जौनपुर को कहा जाता है। किसको? जौनपुर को कहा जाता है। पूर्व का सिराज जौनपुर को कहा जाता है। पूर्व का सिराज जौनपुर को कहा जाता है। बात समझ में आ गया? ये वही जौनपुर है जहां लड़कों से ज्यादा लड़कियां हैं। 1000 पुरुषों पर कितनी लड़कियां भाई? 1084 लड़कियां हैं भाई। तो लिंगानुपात उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किसका भाई? तो जौनपुर का। याद रखना किसके लिए? मूली के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए भाई? जौनपुर वाला मूली क्या भाई? बड़ा ही प्रसिद्ध है। समझ में आ गया? तो याद रखिएगा पूर्व का सिराज, या इसी को सिराजे हिंद भी कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं भाई? सिराजे हिंद भी कहा जाता है। सिराज ए हिंद अगर पूछा जाए तो ये भी बताइएगा किसे कहा जाता है भाई? जौनपुर को ही कहा जाता है सिराजे हिंद, या जौनपुर को ही कहा जाता। पूर्व का सिराज कहा जाता किसे? तो जौनपुर को कहा जाता है। और पूर्व का ग्रास तो यहां कन्नौज हो जाएगा, जिसको पुराना नाम कानकुब्ज था। इत्र पार्क यहीं पर है। तो कन्नौज खुशबुओं का शहर है। खुशबुओं का शहर कौन है भाई? कन्नौज को कहते हैं खुशबुओं का शहर। खुशबुओं का शहर अगर पूछा जाए तो याद रखना क्या नाम है भाई? कन्नौज को ही कहा जाएगा। क्या? खुशबुओं का शहर क्या है? कन्नौज को ही खुशबुओं का शहर कहते हैं। बात क्लियर हो गया? तो हाँ, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत रट लिया। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, ज्वार शक्ति ऊर्जा, जैव ईंधन, ये 7 क्या हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा के क्या हैं? स्रोत हैं। बात क्लियर हो गया? तो किस क्रिकेटर की मृत्यु हाँ बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान में हो गई थी? तो रमन लांबा। तो रमन लांबा का नाम याद रखिएगा। हाँ, तो बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। कहां की बात कर रहे हैं भाई? तो बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। पूछा जाएगा भारत सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा किससे लगता है? भारत का सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा किससे लगता है भाई? बांग्लादेश से लगता है। पूछा जाएगा तीस्ता जल विवाद कहां भाई? तो तीस्ता जल विवाद याद रखिएगा भारत और बांग्लादेश के बीच में। आपसे पूछा जाएगा 3 बीघा विवाद कहां है? तो 3 बीघा विवाद कहां भाई? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 बीघा विवाद, तीस्ता जल विवाद क्या हो जाएगा? भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। बात क्लियर हो गया भाई? समझ में आ गई इतनी बातें? चलिए, तो स्वतंत्रता, यार स्वतंत्रता के बाद भारत को एक करने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता। किसे दिया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक भी सवाल कोशिश रहे छूटने ना पाए। ठीक है भाई? एक भी सवाल छूटने ना पाए। हाँ, बस खाली जो है बातों को सुनना है और उसको लिखना है और घर पे 4 बार रिपीट करना है, और जब याद हो जाए आपको तो एक बार हम पूछें उसको भी आप उत्तर सही सही बता दें, समस्या आपकी क्या खत्म हो जाएगा। तो बताना है भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? पूछा जाएगा कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो क्या बताइएगा? बिल्कुल करेक्ट, संविधान सभा के अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो यहां पर याद रखना है, हाँ इसका उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा भाई। इसका उत्तर क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम याद रखिएगा। लेकिन और भी सवाल बता देते हैं, जब संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी पूछा जाए तो क्या बताइएगा? तब भी आपको उत्तर यही बताना है, हाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार के गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहां के गांधी? बिहार के गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और याद रखना है अगर पूछा जाए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम बताइएगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम बताइएगा। बात समझ में आ गई? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम बताइएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम बताना। भारत में संपत्ति का अधिकार अब क्या है? कानूनी अधिकार। भारत में संपत्ति का अधिकार क्या है? कानूनी अधिकार है। तो पूछा जाएगा भारत में हाँ संपत्ति का अधिकार क्या है? संपत्ति का अधिकार क्या है तो क्या बताइएगा? हाँ, तो बताना है अगर पूछा जाए संपत्ति का अधिकार क्या है तो क्या बताइएगा भाई? कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार है। हाँ, पहले क्या था? पहले मूल अधिकार था, अब क्या है भाई? कानूनी अधिकार है। लिख लीजिएगा भाई। हाँ, इसे कब हटाया गया? बिल्कुल करेक्ट, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 1978 के द्वारा याद रहे, 44वां संविधान 1978 के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया। मूल अधिकार से क्या किया गया? मूल अधिकार से हटा दिया गया। हाँ, हटा दिया
गया। तो याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया गया, मूल अधिकार से हटा दिया गया। अब जो है भारत में संपत्ति का अधिकार क्या भाई, तो कानूनी अधिकार। भारत में संपत्ति का अधिकार क्या है, तो कानूनी अधिकार। समझ में आ गया भाई। तो बांग्लादेश तीस्ता जल विवाद, बांग्लादेश तीस्ता जल विवाद, 3 बीघा विवाद बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, पैसा है टका। और याद रखना बंग बंधु किसे कहा जाता है, शेख मुजीबुर रहमान। नहीं भाई गलत नहीं करना है। अगर पूछा जाए बंग बंधु कौन है, तो बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान, मुजीबुर रहमान। तो याद रखना है इन्हीं को कहा जाता बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान। और इन्हीं का जो है क्या था भाई, इन्हीं का जो है फोटो किस पर था भाई, इन्हीं का फोटो किस पर था भाई, तो इन्हीं का फोटो जो है वहां के मुद्रा पर था, बांग्लादेश के मुद्रा पर इन्हीं का फोटो था, जिसे हाल ही में क्या किया गया भाई, तो हटा दिया गया। और इन्हीं की तो पुत्री थी शेख हसीना, जो क्या हुआ भाई, उनको छोड़कर जो है भागना पड़ा और अंततः फांसी की सजा भी उनको जो है सुनाया गया बांग्लादेश की कोर्ट के द्वारा। बात क्लियर हुआ इतनी बातें। तो 3 बीघा विवाद जो है, या बांग्लादेश तीस्ता जल विवाद, बांग्लादेश इत्र पार्क कहां है, कन्नौज में है। कन्नौज का पुराना नाम कानकुब्ज है, खुशबुओं का शहर कन्नौज है, पूर्व का ग्रास कन्नौज है, पूर्व का सिराज जौनपुर है, सिराजे हिंद जौनपुर को कहा जाता है। बंग बंधु कौन है, शेख मुजीबुर रहमान है। भारत में संपत्ति का अधिकार क्या है, कानूनी अधिकार है। पहले संपत्ति का अधिकार क्या था, तो पहले जो है मूल अधिकार था, जिसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात समझ में आ गया भाई इतनी बातें। तो कहा यह जाएगा कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। ठीक है भाई, चलिए। तो हाँ, कहा जाएगा सुंदरवन क्या है, सुंदरवन क्या है, तो याद रखना है हाँ डेल्टा है। क्या भाई, सो सुंदरवन क्या भाई, सुंदरवन पूछा जाए तो डेल्टा है। तो याद रखिएगा ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। हाँ, तो याद रखना है गंगा, हाँ ब्रह्मपुत्र क्या है भाई, गंगा ब्रह्मपुत्र क्या है, डेल्टा है। हाँ, तो याद रखिएगा ये गंगा ब्रह्मपुत्र क्या है, डेल्टा है। तो आएगा सवाल, तो याद से बता देना कि सुंदरवन जो है ये डेल्टा किस राज्य में पड़ता है, पश्चिम बंगाल। कहां पड़ता भाई, पश्चिम बंगाल में पड़ता। कहां पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। सुंदरवन क्या है, डेल्टा। और कहां पड़ता है, तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। बात समझ में आया, सुंदरवन कहां पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, ये सुंदरवन के डेल्टा में क्या पाए जाते हैं, यहां पाए जाते हैं क्या भाई, यहां शेर पाए जाते हैं। तो कौन से शेर पाए जाते हैं, एक पिक्चर का नाम है, पिक्चर का नाम है रोर। कौन सा पिक्चर है, एक मूवी आई थी रोर, वो मूवी इसी के ऊपर तो बना है। उस मूवी को कभी मौका मिले तो देखिएगा, बड़ा ही तगड़ा मूवी है। और उस पिक्चर में आपको पूरा सुंदरवन डेल्टा का सीन ही दिखाया गया है, पूरी शूटिंग यहीं पर हुई है, तो याद रखिएगा। चलिए, तो ध्वनि मापने की इकाई क्या भाई, डेसिबल। हाँ, ध्वनि मापने इकाई अगर पूछा जाए, तो ध्वनि मापने की इकाई अगर पूछा जाए, ध्वनि मापने की इकाई अगर पूछा जाए तो क्या बताइएगा, हाँ डेसिबल ही तो है। ध्वनि मापने की इकाई क्या भाई, तो डेसिबल क्या भाई, ध्वनि मापने की इकाई हो जाएगा क्या, डेसिबल हो जाएगा, डेसिबल। अच्छा ये बताइए, डेसिबल जो ध्वनि मापने की इकाई है, तो कितने डेसिबल तक की ध्वनि जो है वो मानव के लिए ठीक है। याद रखना है, हम मानव के लिए हाँ केवल कितना, हाँ कितना होना चाहिए, 80 से ऊपर तो खतरनाक हो जाएगा भाई। हाँ पूछा जाएगा कि किस, हाँ बिल्कुल 80 से कम, 80 से कम जो ध्वनि डेसिबल है वो ठीक है, लेकिन 80 के ऊपर की ध्वनि क्या है, बड़ा ही हानिकारक है। कभी डीजे के पास रहकर देखिएगा, वो 80 के ऊपर वाला ध्वनि आपको डीजे के पास दिखाई देगा, और लोग तो उसी के अगमा बैठे रहते हैं भाई, उसी के ऊपर ही बैठे रहते हैं। तो उनके लिए क्या, उनको तो हार्ट अटैक होने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि अगर बढ़ गया डेसिबल तो क्या हो जाएगा भाई, यहां पर जो है मरने की संभावना ज्यादा रहती है। बात क्लियर हो गया भाई। चलिए, अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइएगा, एक जो है, जो व्यक्ति अपनी आंख का दान करता है, तो आंख का कौन सा हिस्सा दान करता है, हाँ तो आंखों का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है, दान किया जाता है, तो बताना क्या है, कार्निया। आंखों का कौन सा हिस्सा दान किया जाता भाई, कार्निया दान किया जाता। क्या, कार्निया दान किया जाता है। ताजमहल का रंग बदरंग हो रहा है, हाँ तो अम्लीय वर्षा। और क्या बता दिया भाई आपको, ये SO2 बताया था। तो पूछा जाएगा बिल्कुल करेक्ट, ताजमहल का रंग अगर पूछा जाए क्या हो रहा भाई, बदरंग क्यों हो रहा है, बदरंग क्यों हो रहा है, तो बताइएगा। हाँ ऑप्शन देख लीजिएगा, अगर अम्लीय वर्षा तो ये भी क्या भाई, ये भी बिल्कुल करेक्ट है।
अम्लीय वर्षा के कारण और नहीं तो क्या SO2 के कारण भी होता है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया भाई? चलिए, तो अब जो है थोड़ा सा हमको लेना पड़ेगा, क्या विराम लेना पड़ेगा, और फिर एक थोड़ा सा विराम लेने के बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे भाई, एक तगड़े जो है क्लास के साथ हम लोग फिर उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।